Good morning, students. Today I am going to explain the new economic policy under the chapter Business Environment. New economic policy is implemented in 1991. अब यहाँ पे बात है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह बढ़ रही थी उससे सभी सेटिस्फाइड नहीं थे, कंट्री की ग्रोथ अच्छी नहीं थी। ऐसे में एक नए चेंज की ज़रूरत थी। वो नए चेंज रिकन्स्ट्रक्ट पूरा एक इकोनॉमिक पॉलिसी को करके किया गया। ये पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में से कंसिडर की गई। इस इकोनॉमिक पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस आए। जिस चेंजेस का जो भी चेंजेस हुए उनका असर आज भी हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स की। इस इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर कंपोनेंट्स क्या थे। जब मेजर कंपोनेंट्स को सोचेंगे या देखेंगे तो वी हैव 3 कंपोनेंट्स ऑफ दिस पॉलिसी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Sometimes we call them as LPG. The word LPG. Liberalization, privatization and globalization. Now I am going to tell you the meaning of these 3 words or these 3 components. इन 3 कंपोनेंट्स को यूज करने के पीछे ये तो क्लियर है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव और स्ट्रेंथन करने की बात थी, लेकिन ये 3 कंपोनेंट्स थे क्या। इन 3 कंपोनेंट्स की जहाँ तक बात की गई, इसलिए सबसे पहले हमारा आया लिबरलाइजेशन। लिबरल वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ चीज़ों में हमने थोड़ी लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट की। अब लिबरल पॉलिसी क्या किया कि रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे इंडस्ट्रीज पे थे उसको थोड़ा हमने कम किया, क्या कुछ केसेस में हमने टोटल रिमूव ही कर दिया। दूसरी चीज़ आई, जो भी टैरिफ स्ट्रक्चर और टैक्स स्ट्रक्चर थे हमारे, उसमें हमने चेंजेस किए ताकि इजीली पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सके। तीसरा क्या किया गया कि यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज थी उनको और ज़्यादा फ्रीडम देने की कोशिश की गई by deducting taxes, by removing restrictions। तो ओवरऑल लिबरलाइजेशन में क्या कहा गया कि हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस किया, मॉडिफिकेशन इन टैक्स स्ट्रक्चर, नेक्स्ट गिविंग मोर फ्रीडम टू आवर इंडस्ट्रीज। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में इस पॉलिसी में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, वो हमारा कंपोनेंट है प्राइवेटाइजेशन। वर्ड से ही पता चलना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन मीन्स कुछ चीज़ों को प्राइवेट किया गया। तो किन को किया गया। अब बात तो यहाँ बिफोर 91 की बात करते हैं तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा थी, इवन प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ही कम थी, रेयर थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ा दे। वो पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा सकती थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर ले इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस का हेल्प लिया। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, अपने शेयर्स को मार्केट में इशू कर दे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने वही किया, अपने कंपनीज के शेयर्स को मार्केट में इशू किया, जिसे प्राइवेट पर्सन्स या प्राइवेट यूनिट ने परचेज किया और अपना पार्टिसिपेशन पर्टिकुलरली उस कंपनी में देना स्टार्ट किया। दिस इज कॉल्ड द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक और प्राइवेटाइजेशन में एक और स्टेप लिया। वो क्या था हमारा, सेटिंग ऑफ BIFR। BIFR मीन्स बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा एक बोर्ड ऑर्गेनाइज, एक सेटअप प्रिपेयर किया गया जिसमें ये चीज़ फाइंड आउट किया गया हाउ मेनी सिक यूनिट्स वी हैव। सिक यूनिट्स से मतलब था वो इंडस्ट्रीज जिनके लिए हम केवल एक्सपेंस पे एक्सपेंस किए जा रहे हैं, रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तो पहले BIFR का ड्यूटी था कि कैटेगराइज करना वो उन सिक यूनिट्स को। कैटेगराइजेशन के बाद BIFR की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी यूनिट्स सिक हैं उनको एटलीस्ट 1 चांस तो देना ही चाहिए कि वो सर्वाइव कर सकें। इन केस अगर ऐसी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पा रही है
तो BIFR का ड्यूटी यही था कि ऐसी इंडस्ट्रीज को हमेशा के लिए वाइंडिंग अप की सिचुएशन में ले आए, वाइंडिंग अप कर दिया जाए, मतलब उस बिजनेस को क्लोज कर दिया जाए। तो इन प्राइवेटाइजेशन 2 things are done. First of all, disinvestment is done. Next is setting up of BIFR, means Board of Financial, Board of Industrial, Financial and Reconstruction. मतलब ऐसे बोर्ड का सेटअप किया जो सभी सिक यूनिट्स के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को सेल कर कर, जिस केस में गवर्नमेंट के पास 51%, मोर देन 51% शेयर्स थी, वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रही, और जहाँ पर ऐसा इसका जस्ट अपोजिट हुआ वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दी गई। अब प्राइवेट सेक्टर से फायदा एक और चीज़ हो गई गवर्नमेंट को। प्राइवेट सेक्टर ने जब परचेज किया तो गवर्नमेंट उनके पास ऑटोमेटिकली फंड चला गया, उस फंड को उसने एक्सपेंशन और ग्रोथ जैसे प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट किए। नेक्स्ट कम टू द अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबल। अब जो भी इंडस्ट्रीज की हम बात करने जा रहे हैं वो केवल अपना बिजनेस एक कंट्री में सरवाइव नहीं कर रही थी, वो अपनी मार्केटिंग ग्लोबली कर रही थी। ग्लोबली मतलब क्या किया गया ग्लोबलाइजेशन में? ग्लोबलाइजेशन में इजी एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज हो गई। अब आपकी कंट्री में केवल आपका डोमेस्टिक बिजनेस नहीं सर्वाइव कर रहा था, इंटरनेशनल मार्केट भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज को आने का मौका मिला। दूसरा क्या किया गया? अबॉलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारे नए नए पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट किया गया कि यहाँ पर जो भी कंपनीज वर्क कर रही है वो केवल एक प्लेस तक रिस्ट्रिक्टेड ना रह सके, जो भी बिजनेस था वो ग्लोबल हो जाए। MNCs को एंट्री मिली इस इकोनॉमिक पॉलिसी से, नहीं तो पहले तो ये चीज़ें होती नहीं थी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे बड़ा चेंज यही था कि हमने पहले अपनी पॉलिसीज को लिबरल किया, लिबरल करने के साथ प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया, और प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते बढ़ाते हमने अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी चीज़ों को और ज़्यादा इन्हेंस किया। तो ये था हमारा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Now I am going to explain what are the impacts of new economic policy. अब बात की जाए कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बेनिफिट्स उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते थे। अब LPG ऐसी टर्म्स थे जिनसे अब ये चीज़ तो क्लियर था कि मार्केट में सबसे बड़ी बात अब ये होने वाली है, कंपटीशन इंक्रीज होने वाली है। तो पहला इम्पैक्ट जो हमने देखा वो यही था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ आई कि हमारा मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गई। पहले हम केवल डोमेस्टिक मार्केट में सर्वाइव कर रहे थे, डोमेस्टिक कंपनीज के साथ कम्पीट कर रहे थे, लेकिन अब MNCs मीन्स ग्लोबलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चीज़ तो क्लियर थी कि हमारे पास दूसरी MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई, जो दूसरे कंट्रीज में कंपनीज है वो भी अब यहाँ हमारे पास आके बिजनेस कर रहे हैं। तो एट लास्ट हुआ क्या? वी हैव इंक्रीज द कंपटीशन इन द मार्केट। अब हमारे पास कंपटीशन बहुत मार्केट में बढ़ चुका है, इसका इम्पैक्ट ये है। दूसरी चीज़ आई, जहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज होगा तो अब हमारे कस्टमर्स भी तो मोर डिमांडिंग होने लग गए। अब मार्केट में कंपटीशन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, तो वी हैव ऑप्शन टू चूज एनी वन ऑफ देम। हमारे पास चॉइस है कि हम उन सभी चीज़ों में से एक सेलेक्ट करें विच सूट्स अस, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है। तो इसका मतलब हम कस्टमर उस टाइम बहुत डिमांडिंग हो गए, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग अब मैन्युफैक्चर करना है कंपनीज को। नेक्स्ट कम टू नेसेसिटी फॉर चेंज। अब ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब चेंजेस अडॉप्ट करना ही हमारे लिए एक नेसेसिटी बन गई। अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे मार्केट में हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वी हैव टू डील विथ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज,
to survive in the market. So this is the method of survival. Next come to need of developing human resource. Competition increase हो रहा है मार्केट में. अब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स पावर भी वैसा ही होना चाहिए, मीन स्पेशलाइज्ड होना चाहिए. पहले केवल डोमेस्टिक बिजनेस यूनिट्स ही सर्वाइव कर रही थी मार्केट में. अब आपने देखा कि फॉरेन से सारी कंपनीज आके यहाँ आपके साथ compete कर रही हैं, तो उनकी जैसी टेक्नोलॉजी भी आपको अडॉप्ट करना है, प्लस उतने स्पेशलाइज्ड और स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट है. तो अब टाइम ऐसा आ गया कि जहाँ पर आपके ह्यूमन रिसोर्स को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग. उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए तब वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे. तो यहाँ पर ये समय ऐसा था, इम्पैक्ट इसका ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पड़ा कि नाउ दिस टाइम यू हैव टू डेवलप योर ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो. मतलब केवल टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जाना है, जो उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, अब बात उनकी भी थी कि हम उनको भी डेवलप करें थ्रू ट्रेनिंग्स. नेक्स्ट कम टू मार्केट ओरिएंटेशन. यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर हम जो डीलिंग्स करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स चॉइस होगी. तो मार्केट ओरिएंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें कस्टमर किंगपिन होगा. हमारा किंगपिन कौन होगा? कस्टमर. पहले बिफोर 91 प्रोड्यूसर ओरिएंटेड सोसाइटी में हम रह रहे थे. जो प्रोड्यूस हुआ वो हमें कंज्यूम करना था. लेकिन आफ्टर 91 वी हैव टू डील विद द कस्टमर्स. अगर कस्टमर्स आपके सेटिस्फाइड होंगे, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की लाइफ बनी रहेगी. तो यहाँ पर बात ये की है कि 91 के बाद आपका मेन इंटेंशन इसकी तरफ रह गया कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने. दिस टाइम वी आर वर्किंग ऑन मार्केट ओरिएंटेशन थीम. नेक्स्ट कम टू द लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर. अब लॉस कैसा? बिफोर 91 जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती थी उनको रिवाइव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट बजट्स में ड्यूरिंग बजट सेशन डिफरेंट फंड्स इशू करती थी. इसलिए वो फंड्स के थ्रू वो बजटरी सपोर्ट देती थी ताकि वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और ज़्यादा ग्रोथ कर सके. इवन कई बार ये भी होता था कि वो रन कर सके. अब यहाँ पर क्या हुआ? अब इस बजटरी सपोर्ट की झंझट से गवर्नमेंट कुछ हद तक बच गई. कैसे? गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट को फॉलो कर लिया, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया. तो इस टाइम गवर्नमेंट को खुद बजटरी सपोर्ट देने की जगह प्राइवेटाइजेशन के थ्रू फंड्स खुद ही प्राइवेट कंपनी लेकर आ गई. तो ये तो बेनिफिट था ना. सो इम्पैक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर. जो लॉस हो रहा था बजट में सपोर्ट करते करते, उससे गवर्नमेंट बाहर निकल पाई. दूसरी चीज आई, इसका फिर साथ साथ एक नई चीज और हमारे साथ हमने फेस किया. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ गया कि अब एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्वाइवल बन गया. मैटर ऑफ सर्वाइवल इसलिए बन गया क्योंकि अब हमारा कंपटीशन केवल डोमेस्टिक मार्केट से नहीं, इंटरनेशनल मार्केट से भी होने लगा. अब अगर कंपनीज को ग्रोथ करना था, ज़्यादा अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना था, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी, इंपोर्ट तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन एक्सपोर्ट आज की डेट में मैटर ऑफ सर्वाइवल बन गया. तो यहाँ पर हमारे पास जितनी कंपनीज थी, अब अपने को ग्रोथ करने के लिए, अपने गुडविल रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए आज उनके पास एक ही ऑप्शन बच गया कि वो गुड्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दें. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा? कंपटीशन इंक्रीज हो गया. कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो कस्टमर हमारे डिमांडिंग हो गए. डिमांडिंग कस्टमर के साथ साथ उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, स्किल्ड पर्सन्स की, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत थी. इन सब के पास जब आपके पास ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल आपकी हो जाती है, तब केवल डोमेस्टिक मार्केट में सर्वाइव करना ही केवल ज़रूरी नहीं होता. आपको अपनी ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट की तरफ भी देखना है.
तो ये सारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट्स थे जो हम आज भी देख रहे हैं. नेक्स्ट कम टू अनदर टॉपिक. द टॉपिक इज मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस की तरफ दिखाया जाए. सबसे पहले वी हैव टू वर्क ऑन डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्ट्स. अब ग्रोथ के लिए, अपनी रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए सबसे एसेंशियल चीज आ गई कि और वेराइटीज और रेंजेस अपने प्रोडक्ट्स की आप डेवलप करें, तभी मार्केट में आपकी एग्जिस्टेंस बन सकती है. दूसरी चीज आई जॉइंट वेंचर. ग्लोबलाइजेशन से ये चीज आ गई हमारे पास कि हमने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया, जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया. अब ये जॉइंट वेंचर से क्या था, दो कंपनीज मिलकर एक हो गई. आपने दूसरी फॉरेन की कंपनी की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और ज्यादा आपकी गुडविल इंक्रीज कर गई. जैसे जैगुआर और टाटा मोटर्स का हम कोलैबोरेशन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट कम टू ब्रांड बिल्डिंग. या दिस इज द वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट विच वी आर नाउ गोइंग टू डील. आज की डेट में ब्रांड बिल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आ रहा है. ब्रांड रिकॉग्नाइज करता है प्रोडक्ट की गुडविल को, नेम को लोगों के बीच में इम्प्रोवाइज करता है. अब अपना नेम जनरेट करना बिटवीन द कस्टमर्स. अब इस ब्रांड के लिए कंपनीज एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन एक्सेट्रा टेक्निक्स को यूज कर रही है ताकि लोगों के बीच में आपकी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड की नेम से आप सभी अवेयर हो सकें. नेक्स्ट अनदर रिस्पॉन्स इज यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अब मार्केट में बने रहना है, एक चीज से तो काम नहीं चलने वाला, तो आपको दिनों दिन इनोवेशंस करने हैं, मीन्स मॉडिफिकेशंस करने, चेंजेस करने. जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इजीली अडॉप्ट करना है to survive in the market. Today market is customer oriented. अब इन सब का तो एक इम्पैक्ट था ही हमारे पास कि मार्केट ओरिएंटेड की बात कर रहे थे हम. अब जो भी मैनेजर रिस्पॉन्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो भी चेंजेस करना है, वो मेन एम उसके पीछे रहेगा कि वो चेंजेस करना है जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, यानी कि कस्टमर को फोकस करना है. सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द कस्टमर ही होनी चाहिए. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट. टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन विच वी हैव read the major components of new economic policy, impact of new economic policy and managerial response to changes in business environment. I hope everything is clear to you all. Okay, bye students. We will meet in next lecture.